हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कस्टमर कि कौन कौन से कस्टमर होते हैं बैंक के। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 से कम होती है वो माइनर होता है। इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार क्या है कि कोई भी माइनर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। क्या है कि कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखो क्यों नहीं कर सकता? चाहे तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए वो हिस्सेदार हो जाएगा, माइनर है जो। लेकिन अगर लॉस होता है आपका तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी बराबर का आपको देना है। वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो उसको जो लॉस हुआ है उसको भरे, उसकी मर्जी है, और चाहे तो न भरे। इसीलिए क्या है कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले सोचना पड़ता है। आगे हमारा माइनर है जो, माइनर के 3 प्रकार हैं, ठीक है। 3 प्रकार के गार्डियन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल, एक लीगल और एक टेस्टामेंट्री गार्डियन। नेचुरल कौन होता है? नेचुरल माइनर के जो नेचुरल गार्डियन होते हैं वो होते हैं उसके पेरेंट्स। नेक्स्ट है लीगल। लीगल कौन होते हैं? जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, जिस ऐसे गार्डियन, ठीक है, उस गार्डियन को लीगल गार्डियन कहेंगे जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक हमारा टेस्टामेंट्री, ठीक है। टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होते हैं? जिनको पेरेंट्स की इच्छा सहमति से बनाया जाता है कि उनके बाद ये इसके गार्डियन होंगे। नेक्स्ट हमारा माइनर का अकाउंट ओपन हो। क्या बैंक माइनर का अकाउंट ओपन कर सकता है? यस, माइनर का अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन किस में होगा? अंडर गार्डियनशिप में, है ना। माइनर का अकाउंट है जो अंडर गार्डियन में ओपन होगा। लेकिन क्या उसका माइनर का जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उसकी एज 10 साल की होनी चाहिए, है ना। जब माइनर 10 साल का हो जाता है तब वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर 10 से कम है तो अंडर गार्डियनशिप में ओपन होगा उसका अकाउंट माइनर का। आगे क्या देखो, माइनर की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अकाउंट ओपन करने में। माइनर को क्या क्या दिया जाता है? देखिए, चेकबुक भी दे सकते हैं, ATM भी, नेट बैंकिंग, ये सब दे सकते हैं माइनर को। लेकिन नेट बैंकिंग देते हैं, इसके लिए क्या होता है? नेट बैंकिंग में सिर्फ वो मतलब कि अपने अकाउंट की स्टेटमेंट व्यू कर सकता है। आगे है, देखो, माइनर का अकाउंट होता है ना जो, उसमें उसमें कोई नॉमिनी बनाया जा सकता है माइनर के अकाउंट में? यस, माइनर के अकाउंट में नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या है, नॉमिनी वो खुद नहीं बना सकता। कौन? माइनर, ठीक है। माइनर है जो वो नॉमिनी बन सकता है। कोई उसको चाहे तो अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकता है माइनर को, लेकिन माइनर है जो अपने आप किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता। माइनर के अकाउंट में जब नॉमिनी होता है तो उसके पेरेंट्स की, है ना, पेरेंट्स साइन करते हैं, तब उसके अकाउंट में कोई नॉमिनी होता है। तब उसके अकाउंट में नॉमिनी होता है। माइनर ऐसे नॉमिनी नहीं बना सकता किसी को, वो एलिजिबल नहीं है। माइनर के अकाउंट में नॉमिनी होता है, लेकिन किसके साइन होते हैं? उसके गार्डियन के। और माइनर होता है जो किसी का भी नॉमिनी बन सकता है। देखिए, अगर माइनर मुस्लिम है, ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो उसका जो गार्डियन है वो कौन होगा? उसका फादर होगा, ठीक है। फादर के बाद एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर्स विल, जो फादर्स की विल में अपॉइंट किया जाएगा वो एग्जीक्यूटर उसका माइनर का गार्डियन होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फादर होगा, ठीक है। फादर नहीं है तो कौन? एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर्स विल। इसके बाद 3rd नंबर पे कौन? फादर्स फादर, उसके पापा का पापा। नेक्स्ट है इसके बाद, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो 4th नंबर पे कौन? एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर्स फादर, ठीक है। जो उसके फादर की विल में जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया वो उसका अंडर गार्डियन होगा। इसके बाद 5th नंबर पे अगर ये भी नहीं है तो कौन? लीगल गार्डियन होगा, जिसको कि कोर्ट बनाती है। अगर हिंदू माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन है?
माइनर अगर हिंदू है तो उसका गार्डियन कौन होगा, उसकी मर्जी है, फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। मदर चाहे मदर हो जाए उसका नेचुरल गार्डियन या फिर फादर, ठीक है। ये कहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया है मदर, ठीक है, मदर उसका गार्डियन होना चाहिए, ये कहाँ पे डिफाइन है, आरबीआई ने कहा है ऐसा। और फादर होना चाहिए, ये कहाँ पे, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियंस एक्ट 1956। देखो कि माइनर जो हिंदू माइनर है उसका गार्डियन उसकी मदर होगी, ये आरबीआई में कहा गया है। और उसका फादर होगा, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। आगे है इसके बाद अगर मदर और फादर, ठीक है, नहीं होते किसी माइनर के, हिंदू माइनर के, तो उसका गार्डियन कौन होगा, उसका गार्डियन होगा लीगल गार्डियन, जो कि कोर्ट अपॉइंट करती है। नेचुरल गार्डियन ऑफ ए अडॉप्टेड सन, अगर कोई बच्चा गोद लिया हुआ है तो उसके नेचुरल गार्डियन कौन होंगे, उसके अडॉप्टिव फादर या मदर। नेक्स्ट हमारा स्टेप फादर या फिर स्टेप मदर कैन नॉट एक्ट एज ए नेचुरल गार्डियन। स्टेप मदर और स्टेप फादर को नेचुरल गार्डियन नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हमारा इलिटरेट पर्सन, ठीक है। एक हमारा कस्टमर कौन हो, बैंक का कस्टमर है जो उसकी बात हो रही है। अभी हम माइनर की बात की, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इलिटरेट पर्सन, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी, उसका क्या अकाउंट ओपन हो सकता है बैंक में, यस उसका अकाउंट ओपन हो सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एलिजिबल होता है जो इलिटरेट पर्सन है। नेक्स्ट हमारा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है, अंधा जो आदमी है उसका अकाउंट ओपन कर सकता है बैंक, यस उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होता है और उसको चेक दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको जो भी चेक देंगे उसको ऑर्डिनरी क्रॉसिंग करके ही देंगे। और ऐसे जैसे कि इलिटरेट पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो इनके लिए अगर जब भी इनका अकाउंट खोलेंगे तो इसमें गवाही लेनी होती है, 2 विटनेस करवानी होती हैं। वेल नोन पर्सन बाय बैंक। नेक्स्ट हमारा एक टाइप होता है कस्टमर का, प्रदानशील स्त्री। कौन होते हैं प्रदानशील स्त्री, ये होती है मुस्लिम में, ठीक है ना। ये पर्दे के पीछे रहते हैं जो स्त्रियां, उनके लिए है अकाउंट, ठीक है, प्रदानशील स्त्री। अगर इनका अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन देखिए इनका अकाउंट ओपन करने के लिए क्या होता है, अकाउंट ओपन करेंगे जैसे कि बैंक में आएंगे वो, ठीक है, ये पर्दे में होती हैं तो इनका फेस तो देखना नहीं होता है, बस बैंक के अच्छे कस्टमर के द्वारा गवाही लेनी होती है। और उसकी जब भी उसकी पेमेंट की जाती है, कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो उस विटनेस को आना होता है, उसकी गवाही ली जाती है, ठीक है। और जो ये है जो इलिटरेट प्रदानशील वो मैन है, क्या उसका अकाउंट ओपन किया जा सकता है, नहीं उसका अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता जो इलिटरेट है। वैसे जो साइन कर सकती है उसका अकाउंट ओपन होता है, उसका करंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है और उसको चेकबुक भी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट के अकाउंट बैंक ओपन करता है। बैंक को ट्रस्ट के खाते खोलते समय ओरिजिनल ट्रस्ट डीड रेजोल्यूशन की अच्छे से जांच करनी होती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं ओरिजिनल ट्रस्ट डीड रेजोल्यूशन, ठीक है, उनकी अच्छे से जांच, ओरिजिनल की भी अच्छे से जांच करनी होती है कि ट्रस्ट है जो, मतलब इसका ट्रस्टी कौन है, इसकी लेन देन कौन करेगा, किसके नाम है, क्या है, ऐसे पूरा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हमने अच्छे से जांच करनी होती है इसका क्या, ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करने से पहले। जो ट्रस्ट को चलाता है उसको कहेंगे हम ट्रस्टी, और ट्रस्ट बनाने वाले व्यक्ति को डोनर या ओनर कहा जाता है। जो ट्रस्ट को चलाने वाला है जैसे ट्रस्टी हो गया, ठीक है, वो क्या है, ट्रस्ट के मतलब ट्रस्ट के बेस पर लोन नहीं ले सकता और इसके राइट्स को, जो ट्रस्टी है इसके राइट्स को डिलीगेट नहीं कर सकते, ये अपने राइट्स को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और जो अगर जो ट्रस्टी है वो बैंकरप्ट हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, तो इसके बेस पे हम ट्रस्ट के अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। ट्रस्टी सिर्फ अकाउंट ट्रस्ट को चला रहा है, ट्रस्टी अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो इसके बेस पे हम ये नहीं है कि ट्रस्ट का अकाउंट ही बंद कर देंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटर्स के बारे में, ठीक है। एग्जीक्यूटर होता कौन है? यदि किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है और उसने अपने वसीयतनामे में किसी और व्यक्ति को अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त किया हो। देखिए मान लो हमारा कोई कस्टमर है, ठीक है, बैंक का, और उसकी डेथ हो जाए, बाद में हम उसने अपने वसीयतनामे में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की मतलब अपने लेन देन के लिए नियुक्त कर रखा हो, तो उस आदमी को उस कस्टमर का एग्जीक्यूटर कहेंगे हम। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो, देखो अब जब कभी कस्टमर की डेथ हो जाती है और उसने अपने मतलब कि कहीं पे कोई मेंशन नहीं कर रखा अपने वसीयतनामे में कहीं पे कि कौन उसकी प्रॉपर्टी को आगे मतलब उसकी देखरेख कौन करेगा, कौन उसका लेन देन करेगा आगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, कोर्ट किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है उसके काम के लिए, उसके लेन देन के लिए। तो इस टाइप उस कस्टमर को हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो कि कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एग्जीक्यूटर उसने मतलब कस्टमर ने अपने आप ही अपने वसीयतनामा में अपनी इच्छा से किसी को पर्सन को नियुक्त कर रखा है, तो वो होगा एग्जीक्यूटर, और जो कोर्ट नियुक्त करती है वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर। आगे हम बात करते हैं, देखो अकाउंट ओपन के लिए एग्जीक्यूटर से क्या लिया जाता है? एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। आगे हमने उस कस्टमर के अकाउंट को चलाना है, तो एग्जीक्यूटर से हम क्या लेंगे? वसीयत प्रमाण पत्र, प्रोबेट। जिस वसीयत में उसको हक दिया गया है इस चीज़ का कि आप लेन देन कर सकते हो आगे, ठीक है, संपत्ति आपको संभालनी है, तो उस वसीयत का प्रमाण, वो वसीयत प्रमाण पत्र है जो वो लेना होगा बैंक को। और एडमिनिस्ट्रेटर है जो, उससे क्या लिया जाएगा? उससे लिया जाएगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी अच्छे से जांच करके, ठीक है, ओरिजिनल की बैंक ने इनकी कॉपी जो अपने पास रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हाफ की, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें क्या होता है कि जॉइंट फैमिली होती है और उनका ना मतलब कि उनका व्यवसाय, सभी का एक ही व्यवसाय होता है, ठीक है, प्रोफेशन उनका एक ही होता है, कोई मिलकर वो किसी एक काम को कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक इकट्ठी होती है, वो कोई बिजनेस चला रहे होते हैं सारे मिलकर, ठीक है। इस उनका अकाउंट खोलने को उसी को कहेंगे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका लेन देन कौन करता है? परिवार का मुखिया, ठीक है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, वो मुखिया होगा और उसको ही हम कर्ता कहेंगे हक में, ठीक है। जो भी लेन देन करेगा, जिसके पास लेन देन का हक होगा, ठीक है, वो होगा कर्ता। अकाउंट को ऑपरेट करता ही करता है। आगे क्या है? जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, उस फैमिली के और सारे मेंबर हैं, वो कौन होंगे? वो होंगे को-पार्टनर। देखो को-पार्टनर क्या है? को-पार्टनर अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, उस अकाउंट में लेन देन नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन क्या को-पार्टनर है जो उनको हक होता है कि चेक की पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता को-पार्टनर। ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ फैमिली। आगे हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इसको डिफाइन किया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप फर्म क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी काम को करके, ठीक है, वो पार्टनरशिप कर लेते हैं और उस किसी काम को करने के लिए, उस काम को करके कि उनको जो भी हानि हो या लाभ हो, ठीक है, लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट हो उनको, ठीक है, वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है, ऐसे वो बाध्य होते हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो मिलकर कोई काम शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। तो एक फर्म बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, तो उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। इस टाइप के अकाउंट भी बैंक ओपन करता है। क्या है, जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है लेकिन लॉस के लायबल नहीं होगा। वैसे तो कोई भी, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें वो माइनर को अपना पार्टनर नहीं बनाते। अगर वो बनाएंगे भी तो क्या, सिर्फ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट तो उसके साथ बांटना पड़ेगा माइनर के साथ, लेकिन लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। अगर कल को जो फर्म हमारी घाटे में जा रही है तो वो चाहे तो इससे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है, पार्टनरशिप से बाहर हो सकता है, माइनर वो लायबल नहीं होगा।
अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या ज़रूरी है? नहीं। जो पार्टनरशिप फर्म है इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन है, तो क्या है, ये लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, बैंक इसको लोन देगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, अगर रजिस्टर नहीं है तो बैंक इसको लोन देने से मना कर सकता है। और वैसे भी अगर इसने पार्टनरशिप फर्म ने किसी से कुछ लेना है, अगर वो रजिस्टर है तभी वो केस डाल सकती है। अदरवाइज अगर उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वो केस भी नहीं डाल सकती किसी पे, किसी ने मेरा देना है और ये दे नहीं रहा है। इसीलिए क्या है कि पार्टनरशिप फर्म है, मतलब जो भी कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता। अब क्या है, जब इनका पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट ओपन करते हैं तो इनके लिए क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, वो कंपलसरी है। पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें लिखा होता है कि कितने पर्सन हैं, ठीक है, कौन मिलकर इसको चलाएगा, कौन लेन देन करेगा, ऐसा उसमें सब कुछ मेंशन होता है। वो होता है हमारा पार्टनरशिप डीड, जो कि कंपलसरी है अकाउंट ओपन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लब कमेटी एसोसिएशंस, इनके अकाउंट भी बैंक के द्वारा ओपन किए जाते हैं। जो क्लब है, कमेटी है, एसोसिएशंस है, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? इनका रजिस्ट्रेशन है जो वो होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 और कंपनी एक्ट 1956 के अंडर, ठीक है, इनके तहत किया जाता है इनका रजिस्ट्रेशन, किसका? क्लब, कमेटी और एसोसिएशंस का। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। देखो कंपनी है जो, ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। एक स्टॉक कंपनी है जो इसकी एक अलग से मतलब एक सेपरेट लीगल पर्सन माना जाता है। जैसे एक पर्सन एक कंपनी चला रहा है, ठीक है, राम है जो एक कंपनी चला रहा है, तो ये राम की ही कंपनी है, तो उसको कंपनी को और राम को अलग अलग पर्सन माना जाएगा, ठीक है ना, सेपरेट है। अगर एक ही है तो उनको पता कैसे चलेगा कि वो प्रॉफिट में लॉस है? मान लो राम 1 लाख रुपए लेके आया और वो कंपनी में लगा रहा है, ठीक है, अगर वो हिसाब ही ना रखे, ठीक है, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट लॉस? इसीलिए क्या होता है कि कंपनी को एक अलग सेपरेट लीगल पर्सन माना गया है। कंपनी में जितना पैसा लगाया है, ठीक है, उसका हिसाब हम अलग रखते हैं। जैसे कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया है, ठीक है, मान लो बाद में हमें 50,000 प्रॉफिट हुआ है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है हमारा पास कंपनी से, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए अलग निकाल देंगे, जैसे कि वो राम लेके आया था, अब कंपनी के क्या है जो 50,000 रुपये, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको क्या होता है, एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। आगे टाइप्स ऑफ कंपनी के कितने प्रकार की होती है ना, अगर शेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बात करें तो कंपनी है जो वो 3 प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी वाला लास्ट टाइम भी आया हुआ है क्वेश्चन कि कंपनी कौन सी होती है जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके शेयर्स, ठीक है, 51% या इससे ज़्यादा होते हैं, वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। और ऐसे ही देखो ये तो हमारा शेयर के बेस पे है ना। एक होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग कंपनी कुछ और टाइप की होती है, जैसे एक स्मॉल कंपनी हो गई है ना, होगी 1 पर्सन कंपनी हो गई, डोरमेंट कंपनी। स्मॉल कंपनी होती है जिसमें कि 100 मेंबर्स जिसके हैं शेयर होल्डर वो 100 से ज़्यादा न हों। 1 पर्सन कंपनी जिसको सिर्फ 1 पर्सन चलाता है। डोरमेंट कंपनी, जैसे कि डोरमेंट अकाउंट 2 साल में हो जाता है ना, ऐसे ही अगर कोई कंपनी है, ठीक है, 2 साल से उसका हिसाब किताब ही नहीं है, कुछ भी उसको पता ही नहीं है, कहीं पे वो अफोर्ड नहीं कर रही है कि उसको कुछ करना है, कि क्या प्रॉफिट है उसका, क्या लॉस है, कुछ नहीं पता उसको, है ना, तो इस टाइप की कंपनी को कहेंगे डोरमेंट कंपनी। लास्ट 2 ईयर से इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। जो प्राइवेट कंपनी है इसमें क्या होते हैं, कम से कम शेयर होल्डर, ठीक है, कितने होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7 मैक्सिमम की। पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है और प्राइवेट में देखिए शेयर होल्डर हैं जो कम से कम 2, प्राइवेट की बात हो रही है, प्राइवेट में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 200 तक शेयर होल्डर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी है जो उसमें कम से कम 7 और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी हो सकते हैं।
इसके बाद डायरेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी है जो इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी है जो इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 और मैक्सिमम की नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद क्या जो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखिए क्या प्राइवेट कंपनी है जो वो शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नहीं, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और पब्लिक कंपनी में ये पॉसिबल है, शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है। एक होता है शेयर लिस्टिंग, प्राइवेट कंपनी में भी शेयर लिस्टिंग प्राइवेट कंपनी में भी नहीं हो सकती और पब्लिक कंपनी में भी। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ कस्टमर को डिटेल में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो टाइप ऑफ कस्टमर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।